वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 37 का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं स्प्रिंग 2020 से, वंडरलैंड लिमिटेड, और ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 फरवरी 2020। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो है कि यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ वंडरलैंड लिमिटेड। योर असिस्टेंट इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ WL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो 1 मंथ गुजरा है जी ईयर एंड को, और इस टाइम के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है फिर उसका एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का इफेक्ट भी देखना होगा, और उसके साथ जो उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए उसको भी देखेंगे। ही हैज़ ब्राउट फॉलोइंग मैटर्स फॉर योर कंसिडरेशन, जिसमें जो पहला मैटर है इसको अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन ज़रा 1 बाय 1 हमें देखनी होंगी। इन मिड ऑफ 2019 WL लॉन्च्ड न्यू मॉडल ऑफ लैपटॉप्स विद द नेम ऑफ चैम्प्स विच बिकेम पॉपुलर अमंग कस्टमर्स। तो मिड ऑफ 2019, लेट्स से कि जून जुलाई में ये हुआ। In November 2019, before year end, WL started receiving complaints about incidents of electric shock and excessive heating. Some of these incidents resulted in serious injuries to customer. Several customer filed claims for damages with WL for injuries. The matter was highly publicized in media as well. तो क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारी ऑब्लिगेशन के लिए जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है वो तो ऑलरेडी ईयर एंड से पहले क्रिएट हो चुका है। On 1st December 2019, WL suspended sales of Champ. WL conducted an inquiry which led to the conclusion that these incidents were happening because of defective chargers. On 25th December 2019, WL announced that all customer can collect the replacement charger from 15 जनवरी 2020। तो अब ईयर एंड से पहले आप अनाउंस कर चुके हैं, तो ये आपकी ईयर एंड पर ऑब्लिगेशन बन गई। एंड ऑनवर्ड फ्रॉम WL सर्विस सेंटर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। तो ये जो आप फ्री चार्जर्स अब देंगे अपने पुराने कस्टमर्स को, ये आपकी ऑब्लिगेशन है ईयर एंड से पहले अनाउंस करने की वजह से, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन चुकी है। द सेल्स ऑफ चैम्प विल आल्सो रिज्यूम ऑन द सेम डेट एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। तो अब जो लैपटॉप की जो सेल रिड्यूस प्राइस पर होगी तो इसका NRV पर जो इम्पैक्ट होगा उसको कंसीडर करेंगे। तो पहला हमारा एक ऑब्लिगेशन का इशू आ गया, दूसरा NRV का इशू आ गया। Further, it has been internally decided that the free USB shall be given to customer coming for collecting replacement charger as a good gesture। इसका जो ये तीसरा इशू तो है लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि खाली इंटरनल डिसाइड करने से आपकी कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। नीदर यू हैव लीगल ऑब्लिगेशन नॉर यू हैव कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो USB आपने खुद सोचा हुआ है कि जी हम दे देंगे, तो जिसको दे देंगे दैट्स फाइन, लेकिन आपने कोई अनाउंसमेंट या कम्युनिकेशन नहीं की हुई, तो आपकी ये ऑब्लिगेशन ईयर एंड पर नहीं एग्जिस्ट करती। The matter was raised with the supplier of chargers Battery Limited on 20th January 2020. BL admitted the fault and agreed to only adjust the cost of defective chargers against the future purchases। तो ये हमारी जो एडजस्टमेंट है इसको हम रीइंबर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि हमने कैसे डिस्कस करना है, और ये हमारा फोर्थ इशू होगा। In respect of this matter, your assistant has proposed a provision of rupees 105.3 million in financial statement for the year ended 31st December 2019, having the following breakup। अब जो ब्रेकअप दिया हुआ है उसके अंदर 7 आइटम्स हैं जो डिस्कस किए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम इन 7 आइटम्स और इन 7 आइटम्स को डिस्कस करने पर 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो हमने जो अभी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के लिए उसके बेस पर इन 7 आइटम्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, और हर आइटम की सेपरेट डिस्कशन के साथ हम बात करेंगे कि हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट एक और सिनेरियो है हमारे पास, इसको फिर हम एंड में अलग से डिस्कस करेंगे। और रिक्वायरमेंट जो है दैट इज कि डिस्कस हाउ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ WL फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019। सपोर्ट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलिवेंट IFRS। तो हमने डिस्कशन करनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब जरा पहले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसके हर आइटम को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला आइटम दिया हुआ है जी, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर्स टू बी एक्वायर्ड फॉर, जो कस्टमर्स को देने हैं, जो होलसेलर एंड रिटेलर को देने हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ चैम्प यानी जो आपका लैपटॉप का ब्रांड है जो WL के पास पड़ा हुआ है उसकी डीलिंग है। अब जाहिर बात है कि जो आपने कस्टमर और होलसेलर्स को देने हैं ये तो आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है क्योंकि आप ईयर एंड से पहले अनाउंस कर चुके हैं। जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसके अंदर भी आपको चार्जर रिप्लेस करने पड़ेंगे, और जो चैम्प का स्टॉक है यानी आपकी ब्रांड का स्टॉक है वो अब आपने क्योंकि रिड्यूस प्राइस पर करना है तो इसके अंदर NRV की एडजस्टमेंट होगी। तो ये हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर्स टू कस्टमर्स होलसेलर एंड रिटेलर्स वुड बी प्रोवाइडेड, यानी इनकी प्रोविजन होगी।
इन 2019 ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन राइजिंग आउट ऑफ द अनाउंसमेंट मेड। ईयर एंड से पहले अनाउंसमेंट हो गई थी, इसलिए ये आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है और इसकी प्रोविजन क्रिएट होगी। जहां तक बात है इस क्लोजिंग स्टॉक की, तो इसके लिए आप कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर जो हैं वो डिडक्शन के तौर पर यूज़ करेंगे एनआरवी के अंदर, क्योंकि ये फर्दर कॉस्ट है जो आपकी उसमें लगेगी, और इसको कंपेयर किया जाएगा कॉस्ट के साथ, और फिर देखा जाएगा कि अगर एनआरवी के राइट डाउन की एडजस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। सेकेंड इशू है रिकवरी फ्रॉम बीएल, जो कि माइनस किया हुआ है 11.5 से। तो जो आपका जहाँ से आप चार्जर परचेज करते हैं, जो आपके सप्लायर है उसके साथ आप बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है कि इस रीइंबर्समेंट को कैसे डील किया जाए। अब क्वेश्चन में जो डाटा हमें दिया हुआ है उसके मुताबिक सिर्फ तब होना चाहिए जब आपका वर्चुअली सर्टेन हो एट ईयर एंड कि आपको ये पैसे मिल जाएंगे। तो सिर्फ हम तब एक सेपरेट एसेट इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो ये असिस्टेंट ने रेकमेंड की हुई है कि जी 11.5 प्रोविजन में से नेट कर दें। तो एक तो वैसे प्रोविजंस वैसे भी नेट नहीं होती, उसमें से इनकम में तो नेट कर सकते हैं लेकिन लाइबिलिटी की अमाउंट में से नेट नहीं कर सकते, और इनकम बना ही उसे सिर्फ तब सकते हैं जब वर्चुअली सर्टन हो। लेकिन यहाँ पर जो एग्रीमेंट हमारा हो रहा है सप्लायर के साथ वो ईयर एंड के बाद हो रहा है, यानी 20 जनवरी को हो रहा है, एंड दैट मीन्स कि ये ईयर एंड पर सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती थी और अभी तक उसके अंदर कोई वर्चुअली सर्टन वाला सिनेरियो भी नज़र नहीं आता। तो आप सिर्फ तब रिकग्नाइज कर सकते हैं जब वर्चुअली सर्टन हो, लेकिन रीइंबर्स ये सिचुएशन नज़र नहीं आती। एग्रीमेंट जो हो रहा है आपका 20 जनवरी को हो रहा है, और वो भी रीइंबर्समेंट जो है फ्यूचर परचेजेस के अगेंस्ट कुछ एडजस्टमेंट देंगे कि जो कि क्लियर अमाउंट उन्होंने हमारे साथ डिस्कस नहीं की। सो इट मीन्स कि ये जो रिकवरी मेंशन है यहाँ पर, इसको यहाँ पे लेस नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ यूएसबीज टू बी गिवन एज डिस्कस प्रीवियसली। हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम ये यूएसबीज दें, इंटरनल डिसीजन है तो इसकी कोई प्रोविजन रिकग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दे देंगे तो तब इनकी कॉस्ट आप एक्सपेंस बना लेंगे। फॉर द टाइम बिंग ईयर एंड पर आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना ही आपको कोई प्रोविजन रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। फोर्थ इशू है एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर इंजरीज टू कस्टमर इंक्लूडिंग 5.4 million for claims made in January 2020 and rupees 10 million for claims expected to be received in future. So यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिटिगेशन के लिए जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, जो लोगों को इंजरीज हुई वो ईयर एंड से पहले हो चुकी हैं और सिचुएशन जो है वो ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी, तो प्रोविजन तो आपको 25.9 मिलियन की रिकग्नाइज कर देनी चाहिए। फर्दर ये कि जो सेल ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप है वो इसमें क्योंकि ईयर एंड से पहले हो चुका था, तो दैट इज आर ऑब्लिगेटिंग इवेंट। और जो क्लेम्स हैं वो चाहे ईयर एंड के बाद फाइल हों, जैसे जनवरी 2020 में या उसके बाद भी, वो एक एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर होंगे फॉर 2019 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयरफॉर दिस प्रोविजन वुड बी रिकग्नाइज्ड एट 31 दिसंबर 2019। फिफ्थ है डिक्रीज इन WL शेयर प्राइस इन दिसंबर 2019। तो एंटिटी के शेयर प्राइस में डिक्रीज हो गया, तो एंटिटी के जब शेयर प्राइस में डिक्रीज हो भी जाए तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर जो है वो हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं करनी होती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमारा शेयर होता है वो पार वैल्यू पर शो हो रहा होता है, और अगर कोई प्रीमियम या उससे रिलेटेड रिजर्व होते हैं वो इक्विटी में शो हो रहते हैं। मार्केट वैल्यू के चेंजेस चाहे वो इंक्रीज के हों या डिक्रीज के हों, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होते, यानी अपने शेयर प्राइस के। हमने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की भी हो, उसके शेयर प्राइस में कमी हो और हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर तो एक इम्पैक्ट बनता है लॉस को रिकॉर्ड करने का, यहाँ पर नहीं बनता। सो शेयर प्राइस का कोई भी इम्पैक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगा। सो लॉस वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन WL's बुक एज मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमारे शेयर की प्राइस में जो कमी हुई है वो नुकसान हमारे शेयर होल्डर्स को हुआ है, कंपनी को इटसेल्फ नहीं हुआ। सिक्स्थ है मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन 2020 टू काउंटर द नेगेटिव पब्लिसिटी बाय द इंसिडेंट्स। तो हम कहते हैं कि जी जो नुकसान हुआ है पब्लिसिटी को, वो हम मार्केटिंग करेंगे टू नेक्स्ट ईयर में और उसकी बेस पर उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी मार्केटिंग करने की, तो इसको 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम कोई ऑब्लिगेशन या प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे। सो दिस अमाउंट वुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज एन ऑब्लिगेशन और प्रोविजन। Then seventh point is decrease in gross profit for 2020 due to reduction in selling price। तो पॉइंट ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेज होते हैं उनको रिकग्नाइज नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनकी प्रोविजन नहीं बनती, क्योंकि देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। फ्यूचर इवेंट की वजह से नुकसान होगा। हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सेलिंग प्राइस कम होगी फ्यूचर में, तो उसका इफेक्ट आपकी NRV पर पड़ना चाहिए।
सो ग्रॉस प्रॉफिट के डिक्रीज के लिए तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन आपकी एनआरवी के अंदर आपको रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस को कंसीडर करना चाहिए। तो अब सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। In November 2019, WL introduced a promotion scheme in which a scratch card was included in each pack of one of its products. These cards carry cash prizes ranging from rupees 100 to rupees 50,000 and are valid for claims till 29 February 2020. तो ईयर एंड से 2 मंथ्स पहले आपने स्कीम शुरू की और वो ईयर एंड के 2 मंथ्स आफ्टर तक स्कीम कंटिन्यू करेगी। ऑल स्क्रैच कार्ड्स वर प्रिंटेड बाय सिस्टम एंड पैक्ड डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। As per the scheme, WL had decided to include total prices of rupees 25 million. तो आप 4 मंथ की ड्यूरेशन में 25 मिलियन के टोटल प्राइस पे करना एक्सपेक्ट कर रहे थे। एज एट ईयर एंड WL had already received claims for prices worth 32 मिलियन। तो आपने जो टोटल स्कीम्स थी उसकी से ही ज़्यादा के तो ऑलरेडी आप क्लेम पे कर चुके हैं या रिसीव कर चुके हैं। इंक्वायरी हैज़ लेड टू द कंक्लूजन दैट द सॉफ्टवेयर फॉर प्रिंटिंग स्क्रैच कार्ड हैज़ सर्टन प्रोग्रामिंग एरर्स विच हैज़ लेड टू प्रिंटिंग ऑफ अननोन अमाउंट ऑफ टोटल प्राइजेस। अब ये भी नहीं पता कि टोटल कितने प्राइजेस प्रिंट हो चुके हैं एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल प्लान। जो ओरिजिनल प्लान था वो 25 मिलियन का था, उससे तो ज़्यादा के ही हो चुके हैं, 32 के तो ईयर एंड से पहले ही आ चुके हैं। फर्दर क्लेम ऑफ रुपीज़ 12 मिलियन हैड बीन रिसीव टिल 31 जनवरी। कंसीडरिंग द रेपुटेशन WL वुड ऑनर ऑल द क्लेम्स। तो अब तमाम क्लेम्स अगर आप ऑनर करना चाहते हैं, ये 32 मिलियन भी आपको देने पड़ेंगे, ये 12 मिलियन भी देने पड़ेंगे और फ्यूचर की एक अननोन अमाउंट भी देनी पड़ेगी। जो 32 मिलियन ये हैं, ये भी आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, 12 मिलियन ये भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। जो अननोन अमाउंट है ये भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन इसको हम प्रोविजन के तौर पर रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिलायबल एस्टिमेट अवेलेबल नहीं है। इन दैट सिचुएशन हमें एक कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी होगी। तो इस पार्ट 2 के आंसर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हमें 32 मिलियन की प्रोविजन भी रिकग्नाइज करनी है, हमें 12 मिलियन की प्रोविजन भी रिकग्नाइज करनी है और कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है अननोन अमाउंट की। सो पार्ट 2 में इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम रिसीव टिल ईयर एंड ऑफ रुपीज़ 32 मिलियन, तो इसका एक एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए क्योंकि ये हम ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है और ये अगर हमने पे कर दिया है तो दैट्स फाइन। अगर पे नहीं किया तो इसकी एक लायबिलिटी भी रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्दर क्लेम ऑफ 12 मिलियन जो आपको जनवरी में रिसीव हुए हैं, इसका भी एक्सपेंस 2019 में रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। जो रिमेनिंग क्लेम्स हैं जो अभी तक रिसीव नहीं हुए, उसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, लेकिन रिलायबल एस्टिमेट अवेलेबल नहीं है और इस वजह से उसकी कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होगी और ये बताया जाएगा कि अमाउंट जो है वो मेजरेबल नहीं है क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अमाउंट अननोन है, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था, सॉफ्टवेयर का एरर है एंड वी डोंट नो हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन इंक्लूडेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।